हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन क्लास 12 की मैथ्स कर रहे थे, उसमें अपन ने लास्ट क्लास में मैथ्स की जो एक्सरसाइज थी अपन की प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको लास्ट क्लास में पूरा क्लियर कर दिया था। आज की क्लास में अपन का जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जो प्रश्नावली स्टार्ट होने वाली है, वो है अपन की आव्यूह या फिर मैट्रिक्स। आव्यूह को बेसिकली अपन मैट्रिक्स ही बोलेंगे, क्योंकि आव्यूह नॉर्मल आप स्कूल में अगर पढ़ोगे तो भी वहां पे उसको मैट्रिक्स ही पढ़ा जाता है। अगर आगे की पढ़ाई करोगे आप, जो कि करने वाले हो, तो वहां पर भी आपको आव्यूह नाम कभी नहीं सुनाई देगा। वहां पे सब आपको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। तो बेसिकली आज अपन जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का बेसिकली करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, फॉर्मूलाज, इसको डिनोट किस प्रकार से करते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, और इसके योग विधि क्या होती है, किस प्रकार से मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, वगैरह वगैरह आज थोड़ा बहुत अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये बेसिकली इंट्रोडक्शन जो क्लास होती है वो आगे आने वाली सारी क्लासों का क्या होती है, मिक्स होती है, जो आपको ये बताएगी आपको किस प्रकार से टॉपिक करने हैं। 12th क्लास का सबसे इजी टॉपिक है ये, सबसे इजी एक्सरसाइज है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। केवल कैलकुलेशन है, और चूंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी होगी। तो फर्स्ट तो अपन ये पढ़ते हैं कि अपन जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जो अपन आव्यूह पढ़ रहे हैं, मैं आव्यूह भी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके आप मैट्रिक्स को लेके चलिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं आव्यूह। आव्यूह क्या होते हैं, अपन इनका प्रयोग क्यों करते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, वगैरह वगैरह। चलिए बेसिकली बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं पहले कि आव्यूह होता क्या है। तो जनरली देखो, जब अपन कभी मैथ्स में पढ़ते हैं तो अपन को कुछ समीकरण दे रखी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा मैंने x + y = 6, x - y = 2। इन दोनों को अपन हल करते थे और उससे x और y का मान निकालते थे। इन चीजों को सरल प्रकार से हल करने के लिए मैट्रिक्स होते हैं। लेकिन सर ये तो बिल्कुल इजी समीकरण दिख रही है, इसको तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है जब चर की संख्या या फिर समीकरण में चरों की संख्या, फिर समीकरण कॉम्प्लेक्स हो बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए समझना, x + y = 6 है, y + z = 25 है, और x + z = 16 है। x + y = 6 है, y + z = 25 है, और x + z = 16 है। तो अपन को बेसिकली ये पता करना होता है कि x, y और z का मान क्या है। तो इसमें तो एक दो समीकरण कोई भी आपस में कट नहीं रही होती है, उसको कॉम्प्लेक्स विधि से एक का मान दूसरे में, दूसरे का मान तीसरे में, ऐसे पुट करके आंसर निकालने होते हैं। इनको सरल करके एक अपन व्यवस्थित रूप में जमाते हैं और उसके बाद में उसका हल निकालते हैं, जिससे x, y और z के मान आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये कैसे होता है, ये जब अपन प्रश्न करेंगे वहां पे अपन को पता चलेगा। बेसिकली बताने का अर्थ यह था कि मैट्रिक्स का प्रयोग कॉम्प्लेक्स अवयव होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होती है, समीकरण होती है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जिनको आसानी से हल नहीं किया जा सकता, उसको मैट्रिक्स विधि से आराम से हल किया जा सकता है। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि आव्यूह को लिखा कैसे जाता है, क्या होता है आव्यूह वगैरह, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले आव्यूह को लिखा जाता है वर्गाकार कोष्ठक में। आव्यूह के जो अवयव होते हैं उसे लिखा जाता है वर्गाकार कोष्ठक में। इसे दर्शाया जाता है कोई भी नंबर से, a b c d, किसी से भी दर्शा सकते हैं। मान लेता हूं मेरा एक आव्यूह दे रखा है मुझे a। पहले अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आव्यूह बनाएंगे अपन, ठीक है। मुझे एक अवयव दे रखा है a, उसके अंदर अवयव लिखे हैं 2 3 4 1 9 8, x y z कुछ भी दे सकता है। ये मुझे अवयव दे रखे हैं, और ये जो अवयव को जमाया है मैंने, वो मैट्रिक्स के रूप में जमाया है। यहाँ पे दो प्रकार की चीजें दिख रही होगी, एक इस प्रकार से पंक्तियां दिख रही होगी और एक इस प्रकार से स्तंभ दिखाई दे रहे होंगे। एक तो अपन को क्षैतिज रेखाएं दिखाई दे रही है संख्याओं की, और एक ऊर्ध्वाधर। जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं इनको कहा जाता है स्तंभ। ये क्षैतिज रेखा है, इनको कहा जाता है स्तंभ। तो ये स्तंभ 1 है और ये स्तंभ 2 है, सॉरी ये पंक्तियां हैं, क्या ही लिख रहा हूं,
ये पंक्ति है, ठीक है ना, तो ये पंक्ति है 1 और ये पंक्ति है 2, ये दोनों पंक्तियां हैं। तो क्षैतिज रेखाओं को हमेशा पंक्तियां कहा जाता है और जो खड़ी रेखाएं होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन्हें कहा जाता है स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। पंक्ति मतलब रॉ, स्तंभ मतलब, हाँ, पंक्ति मतलब होता है रॉ, ठीक है ना। तो अपन इस प्रकार से इनको पंक्ति और स्तंभ के रूप में बता सकते हैं। ये कौन सा स्तंभ है, 1 2 और 3। ये मैंने लिखा है सिंपली मैट्रिक्स को। अब मैट्रिक्स में देखो तो मेरी पंक्तियां की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है। ये जरूरी नहीं है कि पंक्ति और स्तंभ अलग अलग हो, कभी कभी स्तंभ और पंक्तियां समान होती है, कभी स्तंभ की संख्या ज्यादा हो सकती है, कभी पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है अपन की समीकरण किस प्रकार की है और कितनी समीकरण दे रखी है या फिर अवयवों का समूह क्या है, ठीक है। अब इसको दर्शाने का एक्चुअल तरीका होता है ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे। अब आई जे मतलब होता है जहां पर जो आई की वैल्यू है उसको लिखा जाएगा 1 से लेकर n। आई की वैल्यू ऐसे चलती है m तक और j की वैल्यू को लिखा जा सकता है 1 से लेकर n तक। अब ये जो मैंने लिखा है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास एक अवयव दे रखा है, उसके अवयवों को लिखा जाता है सिंपल तरीके से। पहला अवयव है a11, दूसरा अवयव है a12, तीसरा अवयव है a13। इस प्रकार से चल रही है मेरी पंक्ति और ऐसे चलती जा रही है। और अंतिम जो है इसका वो है a1n। अंतिम क्या है इसका अवयव 1n, जहां पे n संख्या है, इसके अंतिम स्तंभ के नंबर है वो n है, जो कि मेरा j है। इसी प्रकार से दूसरी लाइन हुई a21, a22, a23 अप टू ऑन a2n। उसी प्रकार से तीसरी लाइन हुई a31, a32, a33 अप टू ऑन और ये हो गया 3n। अब इसी प्रकार से मान लो स्तंभ भी चलते जा रहे हैं तो लास्ट में कोई अवयव आएगा वो होगा n। n तो लिख दिया है, m होगा जो स्तंभ है उसका पंक्ति का लास्ट का पॉइंट क्या है m। m1 am2 am3 अप टू ऑन अंतिम है m, इधर है n। तो टोटल अवयव कितना है इसमें, तो इसमें टोटल अवयव है mn का टोटल नंबर, मतलब m इंटू n का गुणनफल। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे लिखा है 2 2। अगर ये अवयव यहाँ पे समाप्त हो जाती है सारणी, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 और इसके अंदर कितना अवयव है 4। इसी प्रकार से मान लो सारणी ये होती है बनती, तो यहाँ पे लिखा हुआ 2 इंटू 3, तो यहाँ तक कितने अवयव दिख रहे हैं तुमको, 2 3 6। तो ये जो अवयव दिख रहे हैं वो टोटल अवयवों की संख्या बताते हैं और इन अवयवों की संख्या को कहा जाता है कोटि, जहां m इंटू n जो है वो है अवयवों की कोटि। कि उसमें कितने अवयव होंगे, ये बेसिकली। अब देखो इससे वापस ये समझते हैं, जो पहला a में पहला अवयव है उसमें i की जगह भी 1 है और j की जगह भी 1 है, तो मैंने लिख दिया a11 पहले स्थान पर आ रहा है। आगे हमेशा लिखा जाता है पंक्ति को और पीछे लिखा जाता है स्तंभ को, तो आगे वाला जो i है वो है अपन का पंक्ति और j है वो क्या है अपना स्तंभ। अच्छे से समझना, बिल्कुल 0 से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल शॉर्ट में। तो i का मान मतलब वो पंक्ति को रखा जा रहा है और स्तंभ में मेरे को j रखा जा रहा है। ये पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ था। अब अगर मैं इस अवयव की बात करूं तो पंक्ति तो ये पहली ही है, तो पंक्ति तो ये पहली ही है, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया 2, तो आगे i है और पीछे j है। पंक्ति पहली स्तंभ दूसरा, पंक्ति पहली स्तंभ तीसरा, पंक्ति पहली स्तंभ n बा कोई, n यहाँ पे j का अंतिम मान है। पीछे वाला जो होता है ना j, देखो पीछे क्या लिख रहा हूं मैं j का अंतिम मान क्या है n, j का अंतिम मान क्या है n। अब इधर a11 पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ
ऐसे ही ये एमवी पंक्ति, ये एमवी पंक्ति अंतिम वाली एमवी पंक्ति, और ये पहला स्तंभ। आगे समझ में यहाँ पर इसी प्रकार से मैं कहूंगा ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, और ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है। इस प्रकार से होता है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है, अलग भी हो सकती है, समान भी हो सकती है। उनके प्रकार करेंगे तब वो पता चलेगा। अभी अपन करेंगे प्रकार। तो बिल्कुल आव्यूह को लिखने का एक तरीका ये होता है जहां I का मान तो है 1 से लेकर m तक कुछ भी रख सकता हूं, और j का मान 1 से लेकर n तक। m और n को एक पर्टिकुलर संख्या है, जबकि I और j इन सभी अवयवों की पंक्ति और आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों की संख्या है। I स्तंभ पंक्ति को दर्शाएगा और j है वो स्तंभ को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो मुझे लगता है आपको यहां तक ये पता चल गया होगा किसी आव्यूह को दर्शाया कैसे जाता है। तो आव्यूह को दर्शाने का तरीका होता है ये, जहां पर आव्यूह के अंदर अवयव इस प्रकार से लिखे जाते हैं। m इस आव्यूह की अगर आपको कोटि पूछी जाए तो कोटि है m इंटू n की, मतलब इसमें m तो पंक्तियां है और n क्या है स्तंभ। m तो टोटल पंक्तियां है और n क्या है स्तंभ है। ये अपन का है आव्यूह को दर्शाने का तरीका। जैसे मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूं। मुझे एक आव्यूह दे रखा है 1 कॉमा वगैरह तो कुछ नहीं आता है, 2 4 ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे पूछे इसकी कोटि क्या है, तो मुझे देख रहा है कि इसमें पंक्ति एक ही है, इसमें पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ कितने हैं 1 2 और 3, खड़ी रेखा 3 है, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू 3। मुझे दिया हुआ है a इक्वल 3 2 4 5 1 9। ठीक है। मुझे कहा जाए इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि क्या है इसकी पंक्तियां मुझे 3 दिख रही है, 1 2 3, 1 2 और 3। स्तंभ कितने हैं 1 और 2, तो ये 3 इंटू 2 का कोटि का है, मतलब इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी टोटल 6। इसमें अवयव की संख्या कितनी है 3 एकम 3, तो 3 ही दिख रहा है। वैसे ही टोटल ये होती है कोटि, उसमें अवयवों की संख्या को दर्शाया जाता है। तो ये है अपन के आव्यूह को दर्शाने का तरीका। ये अपन जब प्रश्न करेंगे तो इस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। ठीक है। अब अपन का जो टॉपिक है उसमें अपन करेंगे आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां तक ले लेना एक बार स्क्रीनशॉट, फिर इसको हटा देते हैं। चलिए, पंक्ति मतलब होती है क्षैतिज रेखाएं, और स्तंभ मतलब होता है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है ना। जो खड़ी रेखाएं हैं वो स्तंभ है, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं उसे कहा जाता है पंक्ति। एक बार के लिए पानी पी लेता हूं। अब करेंगे अपन मैट्रिक्स या फिर आव्यूह के प्रकार। तो यहां से मैं टॉपिक हटा देता हूं और लिख देता हूं आव्यूह के प्रकार। अच्छा, मैं इसको हिंदी में ऐसे भी लिख देता हूं मैट्रिक्स को। ठीक है ना, मैट्रिक्स। तो जब आव्यूह लिखूंगा तो कभी कभी मैं मैट्रिक्स भी लिख देता हूं, तो उस पर चिंता की बात नहीं है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ये। इंग्लिश में क्यों लिखा रहा हूं हेडिंग, काम आएगी। आप लिखना, आपके आगे जाओगे तब आपको पता चलेगा इंग्लिश में जो हेडिंगें लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मुझे भी आज पता चलता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में जो हेडिंग होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे अपन को काफी चीजें पता चलती है। कंपटीशन में जब अपन कुछ देखते हैं तो अपन को इंग्लिश में होता है, तो अपन को पता चल जाता है कि इंग्लिश में वो था, मतलब हिंदी में अपन ने वो पढ़ा था। ठीक है। तो आज अपन करने वाले हैं आव्यूह के प्रकार। बहुत सारे प्रकार के, अपन 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट आव्यूह क्या है, पहला मैट्रिक्स क्या है, तो पहला मैट्रिक्स है पंक्ति मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह। पहला मेरा क्या है पंक्ति आव्यूह। यहां से स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट के लिए रुकिएगा।
रॉ मैट्रिक्स। क्या होता है रॉ? जैसा कि अभी मैंने बोला था कि जो लेटी हुई रेखाएं होती है उसे कहा जाता है पंक्ति स्तंभ। ठीक है, अगर किसी आव्यूह में मुझे केवल पंक्ति दे रखी है, केवल पंक्ति 1 2 3, तो ये लिखा हुआ है 1 × 3 का मैट्रिक्स। अगर मुझे कहा जाए इसमें तुमको क्या दिख रही है, तो केवल एक लेटी हुई लाइन दिख रही होगी तुमको ऐसे, और लेटी हुई लाइन को अपन पंक्ति कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है पंक्ति मैट्रिक्स। ये कितने का भी हो सकता है, 1 × 1 का भी हो सकता है, वैसे ध्यान रखना। इसको भी मैं पंक्ति मैट्रिक्स कह सकता हूं, लेकिन ये स्तंभ मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि पंक्ति मैट्रिक्स है, ये दोनों टाइप का मैट्रिक्स था। वो वर्ग मैट्रिक्स भी था, अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ये हो गया 3 का ही हो गया वापस, और 4, तो ये हो गया 1 × 4 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपन का पहला हुआ पंक्ति आव्यूह। ठीक है, समझने वाला मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ है, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूं मैट्रिक्स वो आपके प्रकार में ऐसे कैसे एग्जाम्पल उतार लेना, थ्योरी नहीं है इनकी। मैथ्स में थ्योरियां नहीं होती इन चीजों की। जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं, या फिर केवल लेटी वाली लाइन होती है उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं लिखने में। सेकंड है अपन का स्तंभ आव्यूह। सेकंड है अपन का स्तंभ आव्यूह। इसे अपन ये भी कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, हाँ, तो पंक्ति और स्तंभ दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स है मतलब सीधी सी बात है, कॉलम होगा ऑनली, ऑन ये खड़ी रेखा दिखेगी। खड़ी रेखा कितने की भी हो सकती है, तो मैं पहले बना देता हूँ 1, 2, एक खड़ी रेखा दिख रही है ओनली। सेकंड हो गया मेरा, मान लो भी है कुछ 3 4 7 ऐसे। तो इसमें देखा जाए तो ये है पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 1। इसमें पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 1। तो अगर अपन को किसी मैट्रिक्स में केवल खड़ी लाइनें दिखती है, स्तंभ दिखाई देते हैं, तो उसे कहा जाएगा स्तंभ मैट्रिक्स। और स्तंभ मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या कितनी होती है, 1। पंक्ति मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या कितनी होती है, 1। लगने में ऐसा लगता है कि पंक्ति मैट्रिक्स में केवल पंक्तियां होगी, नहीं, पंक्ति मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति होगी। स्तंभ तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन 3 स्तंभ है उसमें। आया समझ में? तो पंक्ति मैट्रिक्स का अर्थ होता है जिसमें एक पंक्ति का रूप दिखाई दे अपन को, एक पंक्ति, और स्तंभ है जिसमें एक स्तंभ रूप दिखाई दे अपन को। ठीक है ना, उसे पंक्ति मैट्रिक्स और उसे कहा जाता है स्तंभ मैट्रिक्स। थर्ड, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड अपन का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसमें अगर अपन वर्ग की बात करें तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। किसी को कहते हैं वर्ग। वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है। कहने का अर्थ है कि जितने पंक्ति होनी चाहिए उतने क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी आव्यूह में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसे वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स में A B C L M N P Q R कुछ भी लिखा हो क्या फर्क पड़ता है, इसमें भी 3 × 3 का है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। A matrix in which number of row and number of column is equal is known as square matrix। सिंपल सा है, इंग्लिश में चाहे लिखो हिंदी में लिखो, मुझे तो ऐसा लगता है हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम ही चलते हैं अपन के। ठीक है ना, कुछ टर्म याद करनी होती है, बाकी सेम है। ये हो गया अपन के 3 हो गए, पंक्ति, स्तंभ और वर्ग। अभी तक तो खूब सारे चलेंगे, जैसे शून्य मैट्रिक्स है एक, जैसे यहाँ पे लास्ट करा देता हूं मैं,
लास्ट होता है शून्य, लास्ट सॉरी नेक्स्ट है अपन का शून्य आव्यूह। शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरो, सिंपल सा है। और मैट्रिक्स का मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर? जिसका मान जीरो हो। जीरो मान हो उसका मतलब क्या है? जिसमें सारे के सारे अवयव क्या हो? जीरो हो। ऐसा आव्यूह जिसमें सारे के सारे अवयव जीरो होते हैं उसे जीरो आव्यूह कहते हैं। क्या इसमें स्तंभ और पंक्ति की संख्या बराबर होना जरूरी है? नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। स्तंभ में भी हो सकता है सारे जीरो, पंक्ति में भी हो सकता है, वर्ग में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, मेरे पास एक है 0 0 0 0 0 0। पंक्तियां कितनी है इसमें? 2। स्तंभ कितने हैं इसमें? 3। तो ये जीरो आव्यूह है। ये जीरो आव्यूह है। एक का भी हो सकता है, जरूर थोड़ी मैं आने लगता हूं 1 इंटू 1 का एक जो थोड़ी बोला है अपन वो कितने होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 0 0 0 0 2 इंटू 2 का हो गया। तो वर्ग के रूप में भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, केवल एक का भी हो सकता है। बस सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसी को कहा जाता है शून्य आव्यूह या फिर शून्य मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। वैसे जब मैं बोलूंगा तो फिर शून्य मैट्रिक्स बोलूंगा, आगे वर्ग मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स ऐसे बोलूंगा मैं। कभी कभी हो सकता है, जहां तक हो सके मैं आव्यूह बोलने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आपके अगर कोई प्रॉपर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग चल रहा है तो सिर्फ उसी के प्रकार से। तो यहां तक ले लेना आप स्क्रीनशॉट, इसके आगे वाला अपन करते हैं। अभी तक तो 4 हुए, इसके बाद है विकर्ण, वर्ग हो गया ना, शून्य हो गया ना, ठीक है, हटा रहा हूं मैं। तो आराम से समझते हुए चलना, ऐसे कैसे छाप लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद आता है विकर्ण मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा नंबर था ये? 5वां। विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण को बोला जाता है डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे बीच में लाइन कर देता हूँ, एक साथ दो हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। विकर्ण आव्यूह या फिर होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह? जिसमें अपन को केवल एक विकर्ण दिखाई दे। एग्जाम्पल के लिए जब अपन बनाते हैं, आयत बनाते हैं या फिर वर्ग बनाते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं, ये वाली लाइनें क्या कहलाती है? डायगोनल कहलाती है, अपन की विकर्ण कहलाती है। तो इसी प्रकार से अगर मैट्रिक्स में केवल एक विकर्ण दे रखा हो तो उसे विकर्ण मैट्रिक्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2 0 0 3। तो बाकी सारे अवयव क्या होने चाहिए? इसके जीरो होने चाहिए। केवल क्या दिया हुआ होना चाहिए? एक मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यह वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब जितने अवयव पंक्ति में है उतने ही अवयव किस में होना चाहिए? स्तंभ में। तो ये एक इसकी कंडीशन होती है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 2 इंटू 2 का है, बराबर होना चाहिए, फिक्स है ये। 4 0 0 0 -3 0 0 0 2। अब मैंने माइनस इसलिए लिया ताकि आप ये नहीं सोचो कि केवल प्लस की संख्या ही होती है, क्या माइनस भी हो सकती है। तीनों ही माइनस हो सकती है, 1 माइनस हो सकती है, 2 माइनस हो सकती है। तो याद रखना बस इसका जो कोटि होती है उसको थोड़ा ध्यान से लेकर चलना, ठीक है ना। इसकी कोटि जो होती है वो विकर्ण मैट्रिक्स की वर्ग मैट्रिक्स के बराबर होगी, विकर्ण आव्यूह की वर्ग आव्यूह के बराबर होगी। पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब यह सारे समान भी हो सकते हैं, सारे अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे 1 1 1 2 2 2 -4 -4 -4 ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन विकर्ण होना चाहिए। और उल्टा विकर्ण नहीं होना चाहिए, हमेशा विकर्ण सीधा ही होना चाहिए। ऐसे ऐसा नहीं आप ऐसे बना दो क्या तो विकर्ण नहीं, विकर्ण ऐसे मैट्रिक्स चलेगा। आगे समझ में। फिर है अपना छठा विकर्ण मैट्रिक्स के बाद में इसके जैसे ही है अदिश आव्यूह, अदिश मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश को आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कहते हैं स्केलर।
और जो कॉमर्स वाले मैथ पढ़ रहे हैं उसके लिए तो याद रखना स्केलर मैट्रिक्स है ये, ठीक है ना। स्केलर मतलब होता है अदिश राशियां जिनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो यहाँ पे कुछ देना देना नहीं है उत्तर, अदिश यहाँ पे कुछ अलग प्रकार से है। अदिश वापस वही चीज है। अदिश का मतलब होता है कि अगर अपन कोई अवयव लेते हैं, अपन कोई मैट्रिक्स लेते हैं, सॉरी, उसमें अपन को विकर्ण के रूप में दिया हुआ है, इसको अदिश विकर्ण अवयव भी कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे लिखा हुआ 2 0 और वापस लिखा हुआ 0 2, 2 × 2 का, ये मैं कह सकता हूं विकर्ण अवयव है। अगर बीच वाली सारी की सारी संख्या समान है, अगर ये वाली सारी की सारी संख्या समान है तो मैं कह सकता हूं ये अदिश अवयव है। ये वाली सारी की सारी संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एक आध और दिखाते हैं, A0 0 0 A0 0 0 A। कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा था चर को भी सॉल्व करने का हल होता है। मैंने यहाँ पे A दिखा दिया, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। ये सेम होना चाहिए। ये देखो विकर्ण भी है और अदिश भी है, ये अलग अलग भी हो सकता है। ये सभी के सभी विकर्ण अवयव है, लेकिन विकर्ण के अंदर ये वाला अदिश भी है क्योंकि इसके सारे के सारे अवयव क्या है? समान है। तो अगर आपके सारे के सारे अवयव समान दिखाई देते हैं बीच वाले, तो उसे कहा जा सकता है वह अदिश अवयव या फिर अदिश स्केलर मैट्रिक्स है या फिर अदिश मैट्रिक्स है वो, ठीक है। सब सेम होना चाहिए। अच्छा, इसमें कोटि तो बिल्कुल वही बात है। अगर ये विकर्ण मैट्रिक्स के रूप में चल रहा है तो इसमें भी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है अपन का सातवां कैसा है? पहले कह रहा है कि मैंने 4 5 ऐसा हो गया, सातवां, ठीक है। सातवां है अपन का इकाई मैट्रिक्स, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इकाई अवयव, इकाई को कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, काम आता है बहुत ज्यादा। इकाई मैट्रिक्स को पर्टिकुलरली सबसे अलग आई से लिखा जाता है। इकाई मैट्रिक्स को हमेशा किससे लिखा जाएगा? आई से। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स है वो आई से लिखा हुआ दिख जाए, मतलब समझ जाना कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? इकाई मैट्रिक्स होगा। कंडीशन लगभग सेम है इनकी। इकाई मैट्रिक्स ही होता है, विकर्ण के रूप में होता है, लेकिन सारे के सारे अवयवों की संख्या क्या होती है विकर्ण में? 1। सभी अवयव 0 1 नहीं होते हैं। इकाई मैट्रिक्स मतलब होता है, इकाई का मतलब वैसे तो 1 होता है, लेकिन इसके सारे अवयव 1 नहीं होते हैं। विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं? 1। ये ऐसे भी हो सकता है, 1 × 1 का है ये 2 × 2 का, 3 × 3 का भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई अलग नहीं है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 का हो गया। तो ये तीन आपको लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे विकर्ण अवयव है। ये सारे के सारे क्या है? विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव में 2 अलग कंडीशन दे रखी है। विकर्ण अवयव में अगर सारे के सारे अवयव सेम होते हैं तो उसे कहा जाएगा अदिश अवयव, और सारे के सारे अवयव सेम है किंतु वो सारे के सारे अवयवों की संख्या क्या है? 1, तो इसे कहा जाएगा इकाई सदिश या फिर इकाई अवयव या फिर यूनिट मैट्रिक्स। मैं वैसे इसको इकाई मैट्रिक्स बोलता हूं, अपन के आगे इकाई मैट्रिक्स ही लिखा हुआ आएगा, तो इकाई मैट्रिक्स है ये वाला विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव भी है। ये वाला विकर्ण अवयव भी है, अदिश अवयव भी है और इकाई अवयव भी है। इसमें तीनों है। देखो बीच वाली सारी संख्या सेम है, सारी संख्या सेम को अपन क्या कहते हैं? अदिश अवयव। क्योंकि केवल विकर्ण बना हुआ है, विकर्ण अवयव, और इसमें सारे अवयव 1 है तो इसको कहा जाएगा इकाई अवयव। तो अपन के ये सारे के सारे जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर के ही मान होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपन के टोटल नंबर 7। इसके बाद में क्या है? 8वां त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट चीज है 8वां। ये है त्रिभुजाकार। अवयव, एक तो अवयव लिखा ही नहीं जाता है मेरे से। त्रिभुजाकार अवयव, इंग्लिश को बोले तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, तो इसमें वापस दो टाइप के आएंगे। एक होता है ऊपरी, ऊपरी को कहते हैं अपर, पूरा नाम है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, और एक होता है निचला, लोअर। दूसरा है निचला त्रिभुजाकार आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा लगता है ना, निचला वो ऊपरी वगैरह अधिक ही लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसमें भी अपन के वर्ग आव्यूह होना इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सारे के सारे जो अपन प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें ज्यादातर आव्यूह होते हैं, उनका वर्ग होना आवश्यक है, मतलब पंक्ति और स्तंभ का होना आवश्यक है। अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है तो आधे से ज्यादा आव्यूह है वो इन प्रकारों में नहीं गिने जाएंगे, वो अलग से आव्यूह है। ठीक है। अब ऊपरी आव्यूह क्या होता है, निचला आव्यूह क्या होता है, अपर क्या होता है, लोअर क्या होता है। तो देखो मेरा एक मैट्रिक्स बना हुआ है 2 3 4 0। यहां पे मेरे को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज। तो ये त्रिभुज है, मतलब ये त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। किधर बना हुआ है, ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपरी है। और एक बनाते हैं 4 6 2 9 8 1, कुछ भी लिख सकता हूं 0 0 0। यहां पे भी एक बना है त्रिभुज। तो ये है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, जिसमें त्रिभुज कहां बना हुआ हो, ऊपर बना हुआ हो। निचला वही उसके उल्टा, मैं किसी से भी लिख सकता हूं मैट्रिक्स को 6 0 2 1। यहां पे जो त्रिभुज है वो नीचे बन रहा है। इसी प्रकार से 3 × 3 का, ये 2 × 2 का है, ये 3 × 3 का है। बार बार ये सारे चीजें लिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या है, कोटियां 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ये वापस क्या बना है, नीचे त्रिभुज। तो ये कहलाएगा त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये विकर्ण मैट्रिक्स, ये अदिश आव्यूह और ये इकाई आव्यूह। यहां तक होते हैं अपन के सारे प्रकारों का एंड। आव्यूह के इतने प्रकार ही होते हैं, टोटल है 8 प्रकार के लिखा है मैंने। आपके बुक में शायद त्रिभुजाकार भी नहीं है, वो मैंने एक्स्ट्रा में लिखाया है, काम आता है। ठीक है। तो यहां तक के लिए एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। अब आए अपन के लास्ट आव्यूह का गुणधर्म। आज के टॉपिक में अपन करने वाले हैं आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म योग विधि में करने वाले हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली है 3.1 उसमें योग ही है। जब 3.2 करेंगे उसकी थ्योरी आगे करेंगे, वो गुणनफल विधि वाली होती है। तो अपन चैप्टर के आगे करते हैं तो बेटर रहता है, ताकि आपको साथ साथ में चलता रहे। तो आज के अपन के टॉपिक है योग आव्यूह में योग के गुणधर्म। गुणधर्म करने से पहले योग की कंडीशन देख लेते हैं कि आव्यूह को कब जोड़ा जा सकता है, आव्यूह को आपस में जोड़ा कब जा सकता है। सभी आव्यूह एक दूसरे से जुड़ जाए ऐसा नहीं होता है। दो आव्यूह आपस में जुड़े उसके लिए आवश्यक होता है कि उसकी कोटि समान हो। तो पहला तो ये नोट करके लिखना है आपको, जो पॉइंट लिखा है मैंने आव्यूह के अंदर। आव्यूह को जोड़ने के लिए उनके कोटियां, उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दो आव्यूह को जोड़ने के लिए उनकी कोटियां समान होनी चाहिए, मतलब एक आव्यूह की जो कोटि है वही दूसरे की होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास एक आव्यूह है ए, वो है 2 3 5 4।
सॉरी एबीसीडी के आधार पर ले लेते हैं। A1 A2 A3 और A4 और एक आव्यूह है मेरे पास B बराबर B1 B2 B3 और B4। तो इनको कैसे जोड़ा जाएगा? तो सिंपल सा जोड़ है, जब A को B के अंदर जोड़ा जाएगा तो पहला अवयव पहले से, दूसरा अवयव दूसरे से, तीसरा अवयव तीसरे से और चौथा अवयव चौथे से जोड़ा जाएगा। जैसे A1 को जोड़ा जाएगा B1 में, A2 को जोड़ा जाएगा B2 में, A3 को जोड़ा जाएगा B3 में और A4 को जोड़ा जाएगा B4 में। तो सिंपल सा है कि जब उनको जोड़ा जाएगा तो दोनों के अवयव बराबर जुड़ेंगे। तो अगर ये 2 इंटू 2 कोटि का है तो ये भी कितना होना चाहिए? 2 इंटू 2 कोटि का। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मान लो मेरे पास है 1 2 3 4 7 9 1। तो ये कितने की कोटि का है? 3 इंटू 2 का। पंक्ति 3 स्तंभ 2, तो बी की कोटि भी क्या होनी चाहिए? 3 इंटू 3 4 2 1 6 7 9। ये भी कितना होना चाहिए? 3 इंटू 2 का। तो अब मैं अगर a प्लस बी करता हूं तो पहला अवयव पहले से जोड़ा तो 2 और 4 हो गया 6, 7 और 6 हो गया 13, 3 और 2 हो गया 5, 9 और 7 हो गया 16, 4 और 1 हो गया 5, 1 और 9 हो गया 10। तो योग करने के लिए पहले तो आवश्यक क्या है कि दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए, दोनों आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। गुणधर्म तो अपन अब करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से स्टार्ट होगा अपन का गुणधर्म। ये आपको छोटा सा बेसिक था, वो आपको पता होना चाहिए था बस। अब इसके गुणधर्म जैसे आपने साहचर्यता और तत्समक, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी होगी, या क्रम विनिमयता, वो आपने सारी की सारी पढ़ी होगी। ये एक एक करके अपन को करनी है। सबसे पहला जो अपन का होने वाला है वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता ये बीच में काफी जगह काम आता है, ध्यान रखना। क्या होता है क्रम विनिमयता? कि मान लो मेरे पास दो अवयव दे रखे हैं a और b, तो मैं अगर a को b में जोड़ूं तो उसका जो मान आता है वही किसके बराबर आता है? b को a में जोड़ने पर। मैं a को b में जोड़ दूं, 2 को 4 में जोड़ूंगा तो भी 6 होगा, 4 को 2 में जोड़ूंगा तो भी क्या होगा? 6 ही होगा। तो मैं चाहे a को b में जोड़ूं चाहे b को a में जोड़ूं, दोनों का मान क्या होगा? बराबर। इसी को कहा जाता है क्रम विनिमयता। सेकंड, साहचर्यता। क्या होता है साहचर्यता? साहचर्यता का अर्थ होता है, मान लो अपन को दिए हुए हैं 3 मैट्रिक्स ए बी और सी। तो इसमें क्या करता हूं मैं? पहले a प्लस बी करता हूं और उसमें उन दोनों को जोड़कर फिर इसमें c जोड़ता हूं, या मैं पहले b और c को जोड़ लेता हूं और उसके बाद में उसमें क्या जोड़ता हूं? a। दोनों ही कंडीशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों का मान आपस में बराबर ही रहेगा। तो क्रम विनिमयता तो होता है उनको पलटने पर उनकी वैल्यू बराबर आएगी। और साहचर्यता मतलब 2 से अधिक आव्यूह है तो उनको एक एक करके किधर से भी जोड़ो, उनके मान आपस में क्या आएंगे? बराबर ही आएंगे। तीसरा अपन का तत्समक है। तत्समक तत्समक क्या होता है? योग विधि के लिए कर रहे हैं अपन। तत्समक में क्या होता है? तत्समक अवयव का अर्थ होता है कि a में ऐसी क्या चीज जोड़ू कि वापस a ही आ जाए। एक a आव्यूह है मेरे पास, उसके अंदर ऐसा क्या जोड़ू कि उससे वापस a ही आ जाए। तो उसमें क्या जोड़ा जाएगा? 0। और ये जो 0 है, 0 आव्यूह कहलाता है और 0 आव्यूह तत्समक कहलाता है योग विधि का। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि योग विधि में, मैट्रिक्स में, योग विधि में तत्समक अवयव क्या होता है? शून्य मैट्रिक्स। ये जो 0 दिया हुआ वो वाली शून्य नहीं है, ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स या फिर आव्यूह। ये ध्यान रखना। अब लास्ट है चौथा अपन का प्रतिलोम। प्रतिलोम है ना, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम।
प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा बेसिकली। इसका भी एक अच्छी सी कंडीशन है, देखो ये होता है, अपन को ये कह रहा है कि ए में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास शून्य अवयव या फिर तत्समक अवयव आ जाए। ए में, ये मेरा मैट्रिक्स था, इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे तत्समक अवयव मिल जाए। तत्समक अवयव यानी शून्य अवयव मिल जाए, क्योंकि योग के लिए शून्य ही है, तो मैं ए में ऐसा क्या जोड़ूं कि मुझे तत्समक अवयव या फिर शून्य अवयव मिल जाए। ए में क्या जोड़ेंगे, तो ए में जोड़ेंगे अपन माइनस का ए, तो प्लस माइनस माइनस, ए से ए गया, क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। तो यहां पे जो तुमको माइनस का ए दिख रहा है उसी को कहा जाता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, दोनों कंडीशन बहुत अच्छी है, आगे गुणा में भी काम आएगी। तत्समक गुणा में अलग होता है और योग में अलग होता है। योज्य प्रतिलोम उसमें अलग होता है, इसमें अलग होता है। इसमें है 0 और इसमें है माइनस का ए, पता चल गया। यह बन गए हैं गुणधर्म। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होगी, अगर मेरे पास कोई अवयव, कोई मतलब अवयव दे रखा है जैसे ए, वो ए से गुणा है, तो उसे संपूर्ण अवयव में गुणा किया जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, सॉरी ए बी सी और डी, मुझे कहा जाए इसे किसी अदिश संख्या से गुणा करना है। मान लो अब अदिश मतलब इसको किसी 2 से गुणा करना है, मैट्रिक्स से नहीं, ओनली 2 से। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, के से गुणा कर रहा हूँ इसको। तो अगर मैंने लिखा हुआ है इसको किसी इस पूरे संख्या को एक के से गुणा करना है, तो इन सारे के सारे अवयव को किससे गुणा करना होता है, ए से। के ए, के बी, के सी और के डी, सभी से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो अगर अपन को किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा करना पड़े, तो उस संख्या को उस मैट्रिक्स के सभी से गुणा करना पड़ता है। यहां पर एक आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मुझे लिखा हुआ है कि a का मान है ये, और मुझे पूछ रहा है 2a क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे a का मान है ये, 2a का मान क्या होगा। a के साथ 2 से गुणा लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2a बराबर सभी संख्याओं को 2 से गुणा कर दो। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। कोटि कैंसिल होगी इसकी, और इस सभी संख्याओं को किससे गुणा करना है, उस बाहर वाले अदिश संख्या से गुणा करना है। ये अदिश से गुणा करना है, कि मतलब कोई अदिश संख्या है, ठीक है ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं है आपके, यही है। यहाँ तक आपके ये सारे के सारे टॉपिक मैंने सारे पहले 3.1 के लिए तो आपके सारे के सारी चीजें हो रखी है। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई है, आपने अच्छे से उसको कॉपी में उतारा है, तो आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें अपन के जो टॉपिक करवाता हूँ उसमें टाइम पास करने वाला नहीं हूँ। मैं केवल टॉपिक टू टॉपिक वाइज चलने वाला हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आपको एंटरटेनमेंट कैसे करना है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट करने नहीं आया। तो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं। आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझको फिर से पूछिए, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय भारत।